अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मेरे साथ मेहमान हैं जी। क्या नाम है आपका? ज़फ़र फ़ारूक। ज़फ़र फ़ारूक साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज, और आप लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आप क्या कर रहे हैं। और अब मेरे नौजवान जागना शुरू हो गए हैं, और उनमें से एक नौजवान ये ज़फ़र फ़ारूक साहब हैं। ये आए हैं साहिवाल से। हाँ जी, साहिवाल से आया हूँ। एक्चुअली वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ और बेसिकली बिलोंग करता हूँ हाफिज़ाबाद से। अच्छा, हाँ, ज़िला ये यानी हाफिज़ाबाद। हाफिज़ाबाद के रहने वाले हैं और जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं आप? सर मैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस। कॉमसेट यूनिवर्सिटी हाँ में। जी ओके। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि ये मेरे से मैंगो सीड ऑयल लेने आए हैं, और मैंने जब इनसे पूछा भाई आप इसका क्या करेंगे, तो जैसा कि आप में से 99.9% लोग ये सोचेंगे कि यह ज़ाहिर है इन्होंने कोई पकौड़े पकौड़े तलने होंगे या कोई पराठे बनाने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इससे क्या करने वाले हैं, आज हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, और ये खुद ही बताते हैं। जी ज़फ़र साहब, आप इस ऑयल का क्या करेंगे? जी सर, ये ऑयल से एक्चुअली मैं बायोडीज़ल बनाना चाह रहा हूँ। बायोडीज़ल ऐसे है जैसे हमारे पास एक डीज़ल फ्यूल है, तो ये तो नेचुरल फ्यूल है। नेचुरल ये क्रूड ऑयल होता है, ज़मीन से निकलता है, उसकी फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम सारे उसमें से पेट्रोल डीज़ल इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें अलहदा करते हैं। तो जो बायोडीज़ल है ये मसनूई डीज़ल इसको कह सकते हैं आप। तो ये ऑयल से भी निकलता है, ऑयल से भी बन जाता है और फैट से भी। तो इसको मैंगो सीड ऑयल को मैं बायोडीज़ल में कन्वर्ट करूँगा, इससे बायोडीज़ल बनाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करूँ। जो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस हैं उसमें उनको किसी न किसी तरीके से एड्रेस किया जा सके। वेरी गुड। अच्छा नाज़रीन, आपको शायद मैंने कभी ना कभी ज़रूर ज़िक्र किया होगा कि मैं इंग्लैंड में कुछ अर्सा बायोडीज़ल बनाता रहा हूँ। तो मैंगो सीड तो खैर नहीं, लेकिन वहाँ पे जो वेस्ट होता है ऑयल, जो हम कुकिंग के बाद, पाकिस्तान में तो खैर कोई फेंकता नहीं है, लेकिन वहाँ पे 2 फ्राइंग से ज़्यादा आप तीसरी फ्राइंग नहीं कर सकते। तो टेक अवेज जितने बने हुए हैं, टेक अवेज जैसे हमारे यहाँ KFC और मैकडोनल्ड हैं, तो यहाँ पे 2 फ्राइंग से ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये जो एडिबल ऑयल है ये वाफर मिकदार में, जब मैं वहाँ था तो उस वक्त ये फ्री मिलता था, यानी आप आएँ और ड्रम भर के ले जाएँ, और रोज़ाना हम जाके भरते थे। तो मुझे इन्होंने पुरानी यादें जो हैं वो याद दिला दी हैं कि, लेकिन ये मेरे जहन में भी नहीं आया कि यार मैंगो सीड को बायोडीज़ल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये अब करना चाह रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है वो फ्यूल की है, यानी डीज़ल पेट्रोल वगैरह की। तो अगर डीज़ल को ही हम अपने यहाँ प्रोसेस करना शुरू कर दें, बायोडीज़ल बनाना शुरू कर दें, और नहीं तो 50% या 25% ब्लेंड कर दें, जो बाहर से डीज़ल आ रहा है उसके साथ ये मिक्स करके चला दें, तो आप ये देखें कि तकरीबन $12.5 अरब से भी ज़्यादा, अब तो खैर और बढ़ गई है, ये पिछले साल का फिगर है, $12.5 अरब हम पेट्रोल और डीज़ल पे खर्च करते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि 6.5 लाख टन आम की गुठली दरियाओं में फेंक दी जाती है। तो आप इन्वायरमेंट साइंसेस के हैं, तो आप बताएं कि ये जो गुठली हम फेंकते हैं दरियाओं में, तो इसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल साइंसेस के PhD स्कॉलर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, तो इनसे ज़रा पूछते हैं, बताएं हमें, कुछ अवेयरनेस दें कि ये क्या। जी सर एक्चुअली ये जो गुठली होती है हम इसको फेंक देते हैं, तो देखने में तो ऐसे लगता है बस हमने इसको फेंक दिया, अब हमारे ये किसी काम की नहीं है, ये वेस्ट है। लेकिन वो वेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है वो बहुत ही मतलब कि डेंजरस है। इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट इस तरह से है कि डायरेक्ट जो है उसमें से ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज को हम बहुत जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो वो जो डायरेक्ट उससे ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन का बायस भी ये जो हमारी आम की गुठलियाँ जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। अब हम एक तरफ तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ऐसी ऐसी जो टेक्नोलॉजी जहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, हालांकि वो चीज़ें हमारे फ़ायदे की हैं, लेकिन साथ साथ हमें ग्रीन हाउस गैसेज भी दे रही हैं, और हम किसी न किसी तरीके उन ग्रीन हाउस गैसेज से छुटकारा पाएँ।
लेकिन वो तो अपनी जगह पे, ये आम की गुठली जिसको हमने जस्ट वेस्ट समझ लिया और उसको फेंक दिया, ये तो डायरेक्ट ही एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो यानी कोई फायदा भी नहीं दिया और सिर्फ नुकसान किया, इन्वायरमेंट में जो है वो ऐड करी जा रही है ग्रीन हाउस गैसेज को। तो ये कम करने की बजाय तो हम इसको यूटिलाइज करें। एक तो हम इसके जो वेस्ट है इस वेस्ट को यूटिलाइज करें, दूसरा हम अपने मुल्क की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो स्मोक वगैरह ये भी इसी वजह से हो रहा है? जी सर, जब इन्वायरमेंट के ऊपर उसके इम्पैक्ट आएंगे तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी मेजर काज है, क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से आ सकती है। तो अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है IPCC इदारा इंटरनेशनल जो है क्लाइमेट चेंज का, उन्होंने भी रिपोर्ट दी। तो वो भी उन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, या आप जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि बायोफ्यूल्स की तरफ जाएं। तो ये बायोडीज़ल भी बायोफ्यूल की एक टाइप है। तो मैंगो सीड ऑयल को यूटिलाइज करके हम जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं बायोडीज़ल में कन्वर्ट करूँ। बाद में फिर मैं इसके मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को भी चेक करूँगा कि इसके इंजन के ऊपर एस्पेक्ट्स क्या आते हैं। इसकी क्रोइन टेस्टिंग चेक की जाएगी, इसकी ट्राइबो टेस्टिंग चेक की जाएगी, और इंजन के अंदर डाल के इसकी जो है मुख्तलिफ पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि इंजन के अंदर ये चलता कैसा है आम डीजल के मुकाबले में। फिर उसके बाद फिर इसकी एमिशन टेस्टिंग भी हो सकता है की जाए कि इन्वायरमेंट के अंदर इसका चलने से क्या ये इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ये इन्वायरमेंट को उल्टा जो है वो नुकसान दे रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि ये जो बायोडीज़ल है ये इकोनॉमिकली कैसा है और टेक्नोलॉजी वाइज ये कैसा है। हाँ, ब्राज़ील नंबर 1 है दुनिया में जो बायोडीज़ल पे अपने व्हीकल चला रहा है। और मैं भी क्योंकि इससे कुछ अर्सा रहा हूँ लिंक्ड, तो पता है मुझे, यानी यूके में इसको उस वक्त कहते थे ग्रीन फ्यूल। तो ये जो ग्रीन फ्यूल था ये इसके पेट्रोल पंप अलग होते थे, यानी ये सब्ज़ रंग के ग्रीन फ्यूल के फिलिंग स्टेशन होते थे। कई कंट्रीज अब इसी की तरफ आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि इसको सजेस्ट किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है। हाँ, अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग से और बाकी चीज़ों से बचना है जो नुकसानात हो रहे हैं तो हमें इस तरफ आना होगा। लेकिन ये है कि ये तो एक यानी आगे से आगे जो है कहते हैं ना कि दिए से दिया जलता है। तो मैं तो इसको एडिबल और सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि मैं ये काम करता रहा हूँ लेकिन मेरे जहन में नहीं आया। लेकिन आज ये आए हैं तो इन्होंने मुझे याद दिला दिया कि डॉक्टर मसूद तुम भी तो कभी ये काम करते थे, तुम्हारे जहन में क्यों नहीं आया। तो अब ये है कि मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने आके ये एक दिया जला दिया। और एक कहते हैं ना कि मशले राह बनना, तो ये मशले राह बन गए। तो एक नूर जहाँ का गाना है मैं भी सुनता हूँ कभी कभार कि गाएगी दुनिया गीत मेरे निराले रंग में, सुहाने रंग में, निराले रंग में। तो बात यह है कि जो आज हम ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारी आने वाली पौध के लिए ये एक मशले राह होगी। और बाकी लोग भी इसी तरीके से अगर थोड़े से अपनी सोच को इनोवेटिव कर लें, ये भी तो पाकिस्तानी है ना, इन्होंने अगर सोच लिया तो बाकी क्यों नहीं सोच रहे। अब वो वक्त नहीं है कि हम जो है वो अफ़गानिस्तान की जंग लगवा के तो डॉलर खा रहे थे, अब ख़त्म हो गए। अब हमें खुद मेहनत करनी है। पहली दफ़ा पाकिस्तानियों ने अब खुद मेहनत करनी है और हालात देख लें। और सारी की सारी कौम बैठी है कि हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर काम करना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल दुकानें बंद करके घरों में बैठ गए। भाई अगर हालात किसने बेहतर करने हैं? क्या फरिश्ते ऊपर से आएंगे और आपकी खेती बाड़ी करेंगे और आपके लिए कोई काम करेंगे? आपने ही करना है और यही वक्त है कि आपने उठ के करना है, वरना भूख से मर जाएंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी और मुल्क जो थोड़ा बहुत बचा है ये भी तबाही के दहाने पे चला जाएगा। और आपके दोनों तरफ अब दुश्मन है, मशरक़ी बॉर्डर पे भी, मगरबी बॉर्डर पे। अगर आप मज़ीद कमज़ोर हुए तो या मशरक़ से या मगरब से आप पे हमला हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि किसी की ग़ुलामी करने से अभी भी उठ जाएं और काम करना शुरू कर दें। अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो हमारे पास आके प्रोजेक्ट ले लें और उसको करें। एनर्जी सबसे बड़ा क्राइसिस है। आपकी प्रोडक्ट बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आप जिस रेट पे बिजली खर्च कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे प्रोडक्ट आप दुनिया के किसी मुल्क से कंपटीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी होगी कि आप बेच ही नहीं पाएंगे। आपका रेट ज़्यादा होगा और दुनिया का कम होगा, तो कैसे बेचेंगे?
आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ नहीं बिक पाएंगी। आपका आलू फर्ज करें 100 रुपये किलो का और इंडिया का अगर 25 रुपये होगा तो 100 रुपये वाला कौन लेगा, 25 छोड़ के? कोई भी नहीं लेगा। आपके विद इन द कंट्री तो हो सकता है, लेकिन खुद ही खाना और खुद ही पकाना, ये तो इससे मुल्क नहीं चलते। कुछ ना कुछ तो बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो डॉलर कहाँ से आएंगे? फिर डॉलर का रेट और बढ़ता जाएगा और फिर सिर्फ हम टीवी पे ही डॉलर देखा करेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे देखने को। तो इसलिए जवानों उठ जाएं, साइंसदानों उठ जाएं, पढ़े लिखे स्कॉलर हम हज़ारों हर साल पैदा करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि कोई नई इन्वेंशन करते हैं, कोई नई सोच लेके आते हैं। सारे के सारे जॉब करने के चक्कर में होते हैं, मरात लेने के चक्कर में होते हैं और बैठ के काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते। हमारे तो रिसर्च ओरिएंटेड इदारे भी रिसर्च नहीं करते। अलमिया तो ये है। अब बहरहाल हम काफ़ी सारे अगली 3-4 वीडियो में हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिससे एक छोटा आदमी भी और दरमियाने तबके के आदमी के लिए वो प्रोजेक्ट्स होंगे और वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके उससे 1 साल में 100% तक प्रॉफिट लेंगे। बहुत अच्छी एक फिजिबिलिटी हमने बना रखी है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो उसी पे मिलेगी और आप देखेंगे कि हाँ ये होता है। यानी ये नहीं है कि हमारे पास कोई IMF के लोग आएंगे, इकॉनमी बना के हमें देंगे, प्लान देंगे। ये छोटे छोटे प्लान जो है हमें खुद बनाने हैं, खुद रोज़गार पैदा करना है। तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो भी देखिएगा और अब मुझे इजाज़त दें।